everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो प्लानिंग तक के सारे कीवर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, केस स्टडीज हम लोग साथ साथ में सॉल्व कर ही रहे हैं और कोर्स हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आज बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के कीवर्ड्स की। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको कहाँ आती है बीएसटी के अंदर कि केस स्टडीज आपसे सॉल्व नहीं होती। क्यों सॉल्व नहीं होती? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कि जो पर्टिकुलर केस स्टडी है वो कौन से चैप्टर की है, किस टॉपिक से ये केस स्टडी है। तो इन कीवर्ड्स को, यानी कि अगर आपकी केस स्टडी के अंदर ये पर्टिकुलर वर्ड्स आते हैं, ये हिंट्स आपको मिलते हैं, तो उन वर्ड्स को देखते ही आपको समझ जाना है भाई यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात की गई है, इसकी इंपॉर्टेंस पूछी है, इसके फंक्शंस पूछे हैं, इसके टाइप्स पूछे हैं। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। काम को आइडेंटिफाई करना, काम को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, ग्रुपिंग एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज को ग्रुप्स में डिवाइड करना, डिपार्टमेंट्स बनाना कि भाई ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, या फिर अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाना, एम्प्लॉइज को ड्यूटीज असाइन करना, क्रिएटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि भाई तुम्हारे पास में इतनी इतनी पावर है और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें ये काम करना है, मैं तुमसे पूछूंगा। क्रिएटिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप सेटअप करना कि ये सुपीरियर है और इस सुपीरियर के अंडर ये सबऑर्डिनेट है, यानी कि ये बॉस है और ये बंदा इसके अंडर काम करता है। तो अगर ऐसे कोई भी वर्ड्स आपको अपनी केस स्टडी के अंदर मिलते हैं तो समझ जाना वहां पर बात की गई है ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया? नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, बहुत सारे जॉब पोजीशंस का नेटवर्क। फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड, ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है जिसके दायरे में रह के, जिसके अंदर मैनेजर्स अपने काम करते हैं, एम्प्लॉइज अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इस फ्रेमवर्क के बाहर जाकर कोई काम नहीं करता। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये समझ लो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्केलेटन है, एक ढांचा है, इसके अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है, इसके अंदर ही मैनेजर्स अपने टास्क परफॉर्म करेंगे, एम्प्लॉइज अपने टास्क परफॉर्म करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ मिलता है मतलब समझ जाना वहां पर बात की गई है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर वन बॉस या फिर सुपीरियर। देखो सुपीरियर कौन होता है? जिसके पास में ज्यादा पावर होती है, सुपीरियर को ही हम बॉस भी बोलते हैं। और सुपीरियर के अंडर जो बंदा काम करता है उसे बोला जाता है सबऑर्डिनेट। तो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर, कि ये जो एक सुपीरियर है, इस एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे, ये एक जो बॉस है ये अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स, कितने एम्प्लॉइज को टैकल कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे, इस चीज को बोला जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, फंक्शंस के बेसिस पर ग्रुप्स बनाना, फंक्शंस के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाना। फंक्शंस के बेसिस पर कैसे? कि प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम कौन से डिपार्टमेंट में गया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सेल्स से रिलेटेड सारा काम कौन से डिपार्टमेंट में गया? सेल्स डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग से रिलेटेड सारा का सारा काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो फंक्शंस के बेसिस पर, यानी कि काम के बेसिस पर जो डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं इसे बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। और क्या लिखा हुआ मिल सकता है? स्पेशलाइजेशन इन एवरी फंक्शन, हर फंक्शन के अंदर स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है। सूटेबल फॉर सिंगल प्रोडक्ट, ये कब सूटेबल है? जब कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील कर रही है। सिमिलर नेचर जॉब्स आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, जितनी भी सेम तरह की जॉब्स होती हैं सारी की सारी जॉब्स एक ही डिपार्टमेंट में जाती है। कुल मिला के ये समझ लो, जब भी काम को डिवाइड करेंगे, जब भी डिपार्टमेंट्स बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि इस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट सेल्स का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जब भी काम के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं इसे बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर से बहुत बार केस स्टडीज आती है। डिविजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, बट जब काम के बेसिस पर हम लोग डिपार्टमेंट्स ना बना के उल्टा प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाए कि भाई ये जितना भी मेडिसिन से रिलेटेड काम है, मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना, उनका प्रोडक्शन, उनकी सेल्स, तो मेडिसिन से रिलेटेड जितना भी काम है कौन से डिपार्टमेंट में गया? मेडिसिन डिपार्टमेंट में। कपड़ों से रिलेटेड जितना भी काम है, परचेज का भी, प्रोडक्शन का भी, सेल्स का भी, मार्केटिंग का, वो किस में गया? टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर। ग्रोसरी से रिलेटेड जितना भी काम है कौन से डिपार्टमेंट में गया? ग्रोसरी
ही डिपार्टमेंट में। तो जब हम काम के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स ना बना के प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। कब सूटेबल है? मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ये कौन सी कंपनीज के लिए सूटेबल है? जो कंपनीज बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं। और ये कौन सी कंपनीज के लिए सूटेबल है? जो कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स आर टू बी एडेड। अगर कंपनी को और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, अभी तक कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती थी, अब कंपनी को और प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं, तो ये स्ट्रक्चर सूटेबल है। एंड स्पेशलाइजेशन इन ईच प्रोडक्ट, यहां पर हर प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, इसे बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। इन दोनों को बहुत अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। जब मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर क्रिएटेड टू अचीव सिस्टमैटिक वर्किंग। ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे काम सिस्टमैटिकली हो। मेन पर्पस क्या है स्ट्रक्चर का? कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करे, कस्टमर्स को ज्यादा सर्विस देनी है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इंटेंशनली बनाया जाता है। कौन बनाता है? मैनेजर बनाता है। और यहाँ पर स्केलर चेन स्ट्रिक्टली फॉलोड होती है। एक फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है, वो लाइन एज इट इज फॉलो करनी होती है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या समझे? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट वो स्ट्रक्चर जो मैनेजर्स नहीं बनाते, वो स्ट्रक्चर जो अपने आप ही बन जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, जो अपने आप बन जाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपस में एम्प्लॉइज मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ में गॉसिप करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है ना, दोस्ती, यार दोस्ती, भाईचारे वाला फीलिंग आती है, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये इनफॉर्मल है बच्चे। डज नॉट फॉलो स्केलर चेन। यहाँ पर स्केलर चेन फॉलो नहीं करी जाती। कोई भी बंदा जाके किसी भी बंदे से बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। इसका मेन पर्पस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना नहीं है। इसका मेन पर्पस है कि एम्प्लॉइज को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले, वो आपस में बात करे, उन्हें अच्छा लगे, यार दोस्त वाली फीलिंग आए, उनकी सोशल नीड्स पूरी हो। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। जब जो सुपीरियर है, ये सुपीरियर है यानी कि ये कौन है? बॉस है, और ये इसका सबॉर्डिनेट है, ये इसके अंडर काम करता है। जब बॉस अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी कोई अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर कर रहा है कि तुम्हें ये काम करना है, और साथ साथ में अथॉरिटी यानी कि पावर भी ट्रांसफर कर रहा है कि भाई तुम अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हो, इसे बोला जाता है डेलीगेशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू लेवल ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू लेवल है, बस इमीडिएट जो सुपीरियर है वो अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को अपनी पावर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रहा है। रूटीन एक्टिविटी दैट रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। रूटीन एक्टिविटी है जिसकी वजह से मैनेजर्स का वर्कलोड कम होता है। तो अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आता है, समझ आना वहां पर बात की गई है डेलीगेशन की। और डेलीगेशन के एलिमेंट्स भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स है, दैट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, इस डेलीगेशन का एक्सटेंशन, इसे अगर बढ़ा दो, डेलीगेशन को पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप स्प्रेड कर दो, तो वो डेलीगेशन क्या बन जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। कि इसने इसे पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ये अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, ये अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। तो जब डेलीगेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाता है, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल। यहाँ पर हर लेवल के पास में अथॉरिटी है, हर लेवल के पास में पावर है, और सारे के सारे लोग अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, इसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। और इसका उल्टा, जब डिसीजन लेने का राइट सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के पास में है, लोअर लेवल मैनेजर्स और मिडिल लेवल मैनेजर्स जब डिसीजंस नहीं ले सकते, पावर सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में है, इसे बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हमारे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के सारे कीवर्ड्स। अच्छे से देखने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों स्क्रीन्स का मैं दिखा देती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टाफिंग के कीवर्ड्स की। बाय फॉर नाउ।